का मतलब होता है कर्तव्य, तुम्हें जो करना चाहिए। तो तुम अभी एक स्टूडेंट हो, तो तुम्हारा धर्म है अभी पढ़ना, तो पढ़ते हैं न्यूक्लियई के बारे में। तो यहाँ पर न्यूक्लियई का धर्म क्या है? स्टेबल होना, स्टेबल होना। पर अगर कोई न्यूक्लियई अनस्टेबल है तो वो कैसे स्टेबल बनेगा? वो कुछ अल्फ़ा रे, बीटा रे, गामा रे ये एमिट करके स्टेबल बनेगा। तो ये सब करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी के लॉ के बारे में। तो बेसिकली क्या होता है ना, कोई चीज़, कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियई टूटता है, डिसइंटीग्रेट होता है स्टेबल होने के लिए, जिसे हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो इस डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस का रेट इस पर डिपेंड करता है कि हमने जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिए हैं उसका अमाउंट कितना है। मतलब हम ये बोल सकते हैं, अगर हम मानते हैं कि n है हमारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियई का नंबर, मतलब हमारे पास अभी कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियई है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है कि कितने रेट से ये डिसइंटीग्रेट होगा, वो इस पर डिपेंड करता है कि कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियई हमारे पास है। तो मैं फिर से दोहराती हूँ कि ये जो रेट है कि कितने रेट से डिसइंटीग्रेट होगा कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का अमाउंट क्या है। तो इससे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस रेट को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बोल सकते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने पर एक कांस्टेंट आएगा, तो उसे लिखेंगे dN/dt = λN। तो एक चीज़ है कि डिसइंटीग्रेशन के बाद जो न्यूक्लियई है उसका नंबर कम हो जाएगा ऑब्वियसली। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियई का नंबर कम क्यों होगा? क्योंकि मतलब सपोज़ करो हमारे पास अभी 10 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियई है, एक डिसइंटीग्रेट हो गया मतलब वो स्टेबल हो गया, तो अब भी हमारे पास 9 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियई है। तो हम देखेंगे कि फाइनली हमारे पास 9 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियई है, इनिशियली 10 रेडियो एक्टिव थे। तो 9 - 10 - 1, मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो रेट है वो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। dN मतलब चेंज कितना हो रहा है अमाउंट में, मतलब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियई के अमाउंट में चेंज जो हो रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। पर यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियई पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट हमने पॉजिटिव लिया है, तो ये सामने एक माइनस इसलिए लगाएंगे ताकि ये बता सके कि ये जो नंबर है वो पॉजिटिव है। और क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, चेंज इन अमाउंट ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऑन न्यूक्लियई वो नेगेटिव आ रहा है, इसलिए इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए, मतलब इन दोनों साइड को इक्वेट करने के लिए एक नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो ये जो चीज़ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर जो डिपेंड कर रही है, यहाँ पर n⁻1 है, हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये एक फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा तो आपको फास्ट ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर ये सब रिएक्शन के बारे में पता होगा। नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं इसे बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने वाली हूँ, आप समझ जाएंगे। तो ये हमने देखा λN है, तो इसे क्या करते हैं ना, अभी हम इंटीग्रेट करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर हम n देख पा रहे हैं, तो इसे क्या करते हैं ना, एक तरफ ले लेते हैं dN/n। यहाँ पर dt को राइट हैंड साइड में ले लेते हैं, λ/dt नेगेटिव को भी इस साइड पे ले लेते हैं, इसे फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, dN/n 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, log n होगा, इक्वल्स टू यहाँ पर -λ/dt, तो यहाँ पर हो जाएगा -λ/t। सही है। और क्योंकि इंटीग्रेशन
इनडेफिनाइट है, मतलब यहाँ पर कोई लिमिट लिखा नहीं है तो लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, उसे c लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सोचते हैं कि इनिशियली हमारे पास N0 रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस थे, और फिर क्या हुआ ना, इनिशियली हमारा टाइम क्या होगा, 0 ले लेते हैं। तो एंड में जब टाइम इन्फानाइट हो जाएगा तो हमारा सब रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो चुका होगा। तो इसका मतलब ये इन्फानाइट क्यों है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर डाल देते हैं ये पर्टिकुलर वैल्यूज़, तो ये देखेंगे log N0 इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, टी 0 है, ये टर्म 0 हो जाएगा, 0 प्लस c। तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल चुकी है, तो इसे इस इक्वेशन में डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन जो मिला है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं, लॉग वाले चीज़ों को एक तरफ ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं log n माइनस log N0 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। तो log माइनस में हो तो इसे डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे लिख सकते हैं log n बाई N0 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। और इससे अगर मतलब इसका एंटी लॉग ले ले तो कुछ ऐसा दिखेगा, n बाय, मैं इसे मिटा देती हूँ, n बाय N0 इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। सही है। तो यहाँ पर n इक्वल्स टू N0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देने पर हमें ये इक्वेशन मिलेगा। तो ये इक्वेशन ही हम यूज़ करने वाले हैं हमारे ज़्यादातर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। पर ये फॉर्म भी बहुत पॉपुलर है, कभी कभी हमें चीज़ों को लॉग में डील करने के लिए ये ज़्यादा इजी होता है। तो दोनों इक्वेशन को याद रख लेना अच्छा है। पर एक भी अगर आपको याद है, मतलब अगर आपको स्टार्टिंग वाली चीज़ समझ में आती है तो आप ये पूरा डेरिवेशन अपने मन में मतलब एक कविता की तरह याद रख सकते हैं। तो इसे रटना नहीं होता, ये मतलब समझ में आ जाता है अपने आप। और अगर आप चाहते हैं कि अपना कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाने के लिए तो ये इक्वेशन इनफ है याद रखने के लिए। तो ठीक है, ये इक्वेशन यूज़ करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। पर ये बात मैं पहले बता दूं, मैंने ये क्यों बोला कि जब टी इन्फानाइट को टेंड करेगा तभी जाके सब न्यूक्लियस मतलब डिसइंटीग्रेट हो चुके होंगे, क्योंकि ये एक फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मतलब जब N0 न्यूक्लियस था तो मैं इसे लिख लेती हूँ पहले, dN बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n नंबर ऑफ न्यूक्लियस, कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बचे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियस है, N0 न्यूक्लियस बहुत सारे हैं, तो रेट क्या होगा ना, मतलब बहुत जल्दी ये डिसइंटीग्रेट होगा। पर जब थोड़ा घट जाएगा, मतलब सपोज़ करें N0 से N0 बाई 2 हो गया, तो इसका रेट भी डिक्रीज़ होगा। तो रेट डिक्रीज़ होने की वजह से ये जो मतलब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा होगा उसका मतलब टाइम भी बहुत ज़्यादा टाइम में बहुत कम डिसइंटीग्रेट होगा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज़ करो ये एक क्यूब है, तुम 1 सेकंड में इसका आधा लोगे, फिर दूसरे 1 सेकंड में इसका आधा लोगे, फिर तीसरे सेकंड में इसका आधा लोगे, फिर चौथे सेकंड में इसका आधा लोगे। ऐसे करते 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 तुम्हें मतलब पूरा ये जो क्यूब है उसका पूरा सब हिस्सा लेने में इन्फानाइट टाइम लगेगा, क्योंकि ये छोटा स्क्वायर इसका छोटा इससे छोटा आधा आधा करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे ही न्यूक्लियस अगर इसमें सपोज करो इस सर्कल में भरा हुआ है, तुमने अभी आधा डिसइंटीग्रेट हुआ, फिर
ये आधा डिसइंटीग्रेट हुआ, फिर इतना बचा, फिर आधा डिसइंटीग्रेट हुआ, इतना बचा, फिर आधा डिसइंटीग्रेट हुआ, इतना बचा, फिर आधा, ऐसे करते करते बहुत टाइम लगता है। क्योंकि ये जब आधा डिसइंटीग्रेट हो गया ना, तो इसका रेट डिक्रीज़ हो गया। क्योंकि पहले तो सपोज़ करो पहले इसमें 20 न्यूक्लियाई थे, तो इसका रेट सपोज़ करो था वैसे तो रेट को हम बेक्यूरियल से, क्यूरी से और रदरफोर्ड से नापते हैं। मैं इसे मतलब एक यूनिट से, एक नंबर से सपोज़ करो रिप्रेजेंट करती हूँ। सपोज़ करो इसमें अगर 20 न्यूक्लियाई थे तब इसका रेट था 2। जब ये आधा डिके हो गया तो बच्चा कितना 10, और इसका जो रेट था वो 1 हो गया। मतलब ये और भी धीरे से डिसइंटीग्रेट होगा। मतलब जब यहाँ पर 20 न्यूक्लियाई जब थे, 1 सेकंड में 2 डिसइंटीग्रेट हो रहे थे। मतलब टोटल 10 तक पहुँचने के लिए इससे लगे होंगे 10/2 5 सेकंड्स लगे होंगे। पर अभी ये 10 यहाँ तक पहुँचने के लिए लगे 5 सेकंड, तो 5 तक पहुँचने के लिए यहाँ पर 10 हो गए हैं। यहाँ पर इसका मतलब रेट हो गया है 1, मतलब 1 सेकंड में 1 ही डिसइंटीग्रेट होगा। तो 5 तक पहुँचने के लिए इसे कितना टाइम लगेगा? इसे लगेगा 5/1 5 सेकंड। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 10 डिसइंटीग्रेट होने के लिए यहाँ पर 5 सेकंड लगे, पर यहाँ पर 5 डिसइंटीग्रेट होने के लिए भी 5 सेकंड। मतलब यहाँ पर ज़्यादा हो रहे थे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा न्यूक्लियड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस थे, पर यहाँ पर उसी समय में कम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स ना पढ़कर ये पढ़ रहे हैं, पर फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मैंने एक्चुअली इस चीज़ को अपने स्कूलिंग के वक्त केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने से पहले मैंने न्यूक्लियर पढ़ लिया था, इसलिए मुझे मतलब समझने में दिक्कत हो रही थी। तो मैं नहीं चाहती आपको वो दिक्कत हो, इसलिए मैं बहुत सिंपल वे में बार बार चीज़ों को रिपीट करके समझा रही हूँ। तो इसे सुंदर से ग्राफ के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या बता रहा है? n कितना रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस किसी इंस्टेंट मतलब t टाइम पर प्रेजेंट है वो बताना चाह रहा है। n0 जब टाइम 0 था, मतलब इनिशियली हमने कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस लिए थे वो बताना चाह रहा है। तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि ये जो मतलब हमारे पास जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बचेगा आफ्टर डिसइंटीग्रेशन एट टाइम t, मतलब t टाइम पर हमारे पास कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बचे होंगे मतलब डिसइंटीग्रेट होने के लिए, वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर रहा है, डिसइंटीग्रेट कर रहा है। और अगर डिसइंटीग्रेट कर रहा है मतलब अमाउंट जो है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का वो डिक्रीज़ कर रहा होगा, तो ये ई मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर रहा है। ये बहुत सुंदर से दिख रहा है और वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के साथ ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर ये टी विथ हाफ सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर टी हाफ का मतलब ये है कि ये इसका हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ मतलब क्या? तो मैंने जैसे कि यहाँ पर आपको इमेजिन करने के लिए एक बताया था कि सपोज़ करो ये इस सर्कल में मतलब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस भरे हुए हैं। यहाँ पर हाफ इतना पार्ट जो है डिसइंटीग्रेट होने के लिए हमें जितना टाइम चाहिए उससे हम बोलेंगे टी हाफ। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस हमने इनिशियल लिए थे n0, टी हाफ लाइफ पर n0/2 हमारे पास न्यूक्लियस बचेंगे। पर यहाँ पर n0/4 क्यों लिखा? क्योंकि जब n0/2 डिसइंटीग्रेट हो चुका होगा तो अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस घट गया होगा। मतलब अभी हमारे पास पहले n0 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था,
अभी n0/2 है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिक्रीज हो गया है, इसलिए अभी उसी टाइम पीरियड पर हमारा इतना डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, इसका आधा डिसइंटीग्रेट होगा। वैसे ही जब हम पहुंच जाएंगे n0/4 तक पहुंचते पहुंचते और भी न्यूक्लियाई का अमाउंट डिक्रीज़ हो जाएगा, जो कि हमें पता है ये डिक्रीज़ होने की वजह से ये भी डिक्रीज़ होगा, और ये डिक्रीज़ होने की वजह से हमारा क्या होगा ना, उसी टाइम पीरियड पर, उसी टाइम इंटरवल के बाद जो पहले के वक्त, मतलब जो टी हाफ लाइफ के वक्त जितना डिसइंटीग्रेट हुआ था, 2t हाफ लाइफ के वक्त उससे कम डिसइंटीग्रेट होगा। ऐसे ही करते करते डिसइंटीग्रेट होगा, और मतलब ऐसे ही अगर रेट डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब हमने पहले देखा कि 1 सेकंड में 5 डिसइंटीग्रेट हो रहे, फिर 2, फिर 3, फिर 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे करके डिक्रीज़ हो रहा है। और मतलब फिर हमें पता चलता है कि धीरे धीरे और टाइम ले रहा है, 1 सेकंड में क्या अभी 2 सेकंड लग रहे हैं एक डिसइंटीग्रेट होने के लिए। ऐसे ही करके टाइम बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा टाइम इंटरवल पर कम डिसइंटीग्रेट हो रहा है, और इक्वल टाइम इंटरवल में जब पहुंचते हैं तो धीरे धीरे एंड में पहुंचते वक्त इक्वल टाइम इंटरवल में कम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। तो ये चीज़ अभी समझ में आ गई होगी आपको। तो टी हाफ लाइफ को अभी हम थोड़े इक्वेशन से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर टी हाफ लाइफ में हमने देखा कि आधा चीज़ डिसइंटीग्रेट हो चुका होगा, n0/2 डिसइंटीग्रेट हो गया होगा, तो हमारे पास प्रेजेंट कितना होगा, n0/2। तो हम इसे इक्वेशन में पुट करते हैं, n0/2 इक्वल टू n0 e⁻ लैम्बडा, टी कितना है, टी हाफ। तो यहाँ से पर n से n0 कट जाएगा, तो हमारे पास रहेगा कितना, ये होगा, इसका पावर माइनस में है, मतलब 1/e⁻ लैम्बडा टी हाफ है। तो यहाँ पर 1/2 है, तो दोनों को अगर उल्टा दे तो ये होगा 2 इक्वल्स टू e⁻ लैम्बडा टी हाफ। यहाँ पर दोनों साइड पर अगर हम लॉग ले लें तो log 2 इक्वल्स टू इक्वल्स टू लैम्बडा टी हाफ। log 2 बेस ई इक्वल्स टू लैम्बडा टी हाफ। तो ये कितना होगा, यहाँ पर टी हाफ हम देख सकते हैं log 2 बेस ई बाय लैम्बडा इक्वल्स टू log बेस ई को log 2 में कन्वर्ट या फिर कर देते हैं, तो ये कितना होगा 2.303 इंटू log 2 बाय लैम्बडा इक्वल्स टू 0.693 बाय लैम्बडा। तो इस वैल्यू को हमें याद रखना है, हम लिख लेते हैं टी हाफ लाइफ इक्वल्स टू 0.693 बाय लैम्बडा। तो अभी हमने हाफ लाइफ के बारे में देखा। तो हाफ लाइफ से एक चीज़ हम ये बता सकते हैं कि मतलब जिसका हाफ लाइफ छोटा है, मतलब जो जल्दी डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वो जल्दी डिसइंटीग्रेट क्यों हो रहा है, ये वो ज़्यादा अनस्टेबल है, और जो ज़्यादा टाइम ले रहा है डिसइंटीग्रेट होने में, मतलब उसमें कम अनस्टेबिलिटी है। तो दूसरा टॉपिक है हमारा मीन लाइफ। मीन लाइफ मतलब मीन से हम क्या समझते हैं, मीन मतलब एवरेज। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, जब मतलब हम कैलकुलेट करते हैं कि ह्यूमन की एवरेज लाइफ क्या है, तो मतलब हमने देखा कि एक इंसान 120 ईयर जी रहा है, कोई 60 ईयर जी रहा है, तो हम बोलते हैं कि मतलब एक रैंडम इंसान को अगर चूज़ कर लें तो वो कितने साल बचेगा, हम बोलेंगे 120 एक इंसान बचा, एक 60
तो तीसरा इंसान शायद 120 + 60/2 = 90 साल जिएगा। हम ऐसे ही एवरेज कैलकुलेट करके प्रिडिक्ट करते हैं। ऐसे ही मतलब AI भी मतलब ये सब डेटा कलेक्ट करके मतलब आगे जो स्टॉक्स में किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, AI ऐसे ही प्रिडिक्ट करता है। जब हम उसे बहुत सारे डेटा फीड करते हैं तो वो कैलकुलेट करता है, कुछ मैथमेटिक्स लगाता है, ग्राफ वगैरह बनता है, उससे डिस्टेंस वगैरह नापते हैं। ये सब करने के बाद, बहुत सारे कैलकुलेशन करने के बाद, बहुत सारे फैक्टर देखने के बाद, मतलब कोई अगर डेटा हम प्रिडिक्ट करने वाले होते हैं, एक फैक्टर पर वो डिपेंड नहीं करता। वो मतलब अगर कोई टेबल आप देखोगे कि ये सब डेटा कैसे कैलकुलेट होता है, मतलब उसमें बहुत सारे कॉलम होते हैं और डाटा एंट्री मतलब बहुत सारे रो होते हैं। तो उनमें से वो कैलकुलेशन एक इंसान तो नहीं कर सकता, इसलिए हम कंप्यूटर को यूज़ करके AI मतलब उसे मशीन को लर्न कराते हैं कि ये देखो ये चीज़ें डेटा है, ये चीज़ें हैं, और फिर उसे मतलब नेक्स्ट एक रैंडम सी चीज़ दे देते हैं, कोई डेटा मिस करके भी दे देते हैं, तो वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि जो मिसिंग डेटा है वो क्या होगा, या फिर इस चीज़ का रिज़ल्ट क्या होगा, वो प्रिडिक्ट कर सकता है। वैसे ही मीन लाइफ इज़ समथिंग लाइक प्रिडिक्ट करना है कि ये जो न्यूक्लियई है वो कितने टाइम तक डिके नहीं करेगा, कितने टाइम तक मतलब वो चुपचाप बैठा रहेगा और कितने टाइम बाद वो डिसइंटीग्रेट होगा। तो जैसे कि हम इंसान का देख रहे हैं कि मतलब एक 120 ईयर, एक 60 ईयर जिया, /2 90। तो ये हमने बेसिकली कैलकुलेट क्या किया, मतलब हमने ये देखा कि लोग साल जी रहे हैं, उनको सम किया, डिवाइडेड बाय कितने लोगों का डेटा लिया था, उसे डिवाइड किया, उससे हमें मीन मिला। ये क्लियर है? तो अगर हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि इंसान कितने साल जिएगा, ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो न्यूक्लियई कितने साल जिएगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उससे कैलकुलेट करने के लिए हम सपोज़ करो T से T + DT मतलब बहुत ही छोटे टाइम में देखते हैं कि DN मतलब बहुत कम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट हुए जिनका अमाउंट है DN। तो हम इनका लाइफ पीरियड कितना ले सकते हैं, ये T टाइम तक ज़िंदा रहे, मतलब डिसइंटीग्रेट नहीं किया। तो हम बोलेंगे कि सपोज़ करो हम बोलते हैं कि DN = 2 और इनका टाइम पीरियड है 2। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर एक न्यूक्लियई का टाइम पीरियड 2 है, दूसरे न्यूक्लियई का टाइम पीरियड 2 है, डिवाइडेड बाय कितने न्यूक्लियई का हमने लिया, 2 न्यूक्लियई का। मैं ये छोटा बता रही हूँ ऐसे ही करके, पर टाइम के साथ हमें पता है डिसइंटीग्रेशन का रेट घट रहा है, तो ये DN में हम ले रहे हैं, D में मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि 2 का मैंने दिखाया कि मतलब अलग अलग करके, मतलब यहाँ पर अगर 2 न्यूक्लियई है, उन्हें हम उनका टाइम पीरियड सेम है तो उन्हें मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं कि कितना उनका मतलब टाइम पीरियड है। जैसे कि बोलते हैं कि 6 न्यूक्लियई का टाइम पीरियड 9 रहा, तो हम बोल सकते हैं टोटल जो ऊपर वाले नोमिनेटर में न्यूमरेटर में जो हम सम रखते हैं, उससे हम बोल सकते हैं 16 × 9, और न्यूक्लियई 6 है तो डिवाइडेड बाय 6 हम बोल सकते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर न्यूक्लियई का नंबर DN, उनका टाइम पीरियड T, समझ में आ रहा है, उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये होगा कि उनका जो न्यूमरेटर में हम जो रख रहे हैं कि उनका लाइफ कितना रहा, वो यहाँ पर रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियई हम डिनोमिनेटर में लेंगे और इस ऊपर वाले को इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम मीन लाइफ को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ = DN/T N0। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियई N0 है, तो इसे अभी कैलकुलेट करते हैं।
यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है, n इक्वल्स टू n0 e⁻ पता है। तो इससे अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ तो हमें क्या मिलेगा, dn इक्वल्स टू n0 - e⁻t dt। यहाँ पर dt यही होगा अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसे अभी लिख लेते हैं, dn इक्वल्स टू n0 e⁻t dt। सही है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो अगर इसे यहाँ पर पुट करते हैं तो ये होगा, माइनस बाहर ले लेते हैं, n0 e⁻t dt। सही है, बाय n0। कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, n0 को बाहर लेने पर वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो n0 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रहेगा, इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा e⁻t dt। यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से लेकर इन्फानाइट तक। हमें पता है क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो इन्फानाइट मतलब बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना कैसे है आपको पता होगा शायद, मतलब ई का हमें पहले इंटीग्रेशन करके इसे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसका इंटीग्रेशन इंटू इसका डिफरेंशियल करके होल का इंटीग्रेशन करना है। आपने शायद ये मैथमेटिक्स का ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं तो मैं इसे सॉल्व करती हूँ, आप देख लीजिए। इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा e⁻ माइनस लैम्बडा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻ बाय लैम्बडा माइनस लैम्बडा। और यहाँ पर t मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन, जो कि होगा t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन फिर अगर कर दें, इसे 0 टू इन्फिनिटी लिख लेते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि e⁻ का पावर अगर इन्फिनिटी होगा तो ये क्या होगा, 1/e⁻, माइनस है मतलब नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा और पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये 0 को टेंड करेगा। और यहाँ पर अगर 0 t की वैल्यू में पुट कर दो तो वैसे भी ये 0 होने वाला है, तो इस टर्म का कोई मतलब नहीं है, इसे हम मिटा भी सकते हैं। आप अपने कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, पर मैं मिटा रही हूँ ताकि मुझे ये थोड़ा क्लीन दिखाई दे। तो यहाँ पर हमने t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने हैं dt। तो इसे लिखते हैं माइनस लैम्बडा e⁻ बाय लैम्बडा स्क्वायर 0 टू इन्फिनिट e⁻। यहाँ पर अगर पहले इन्फिनिट पुट करूँ तो 0 होगा, तो मैं इसे लिख लेती हूँ, क्यों ही इतना कॉम्प्लेक्स दिखाना, e⁻ इन्फिनिट बाय लैम्बडा माइनस e⁻0 कितना होगा, ऑब्वियसली e⁻0 1 होगा, तो 1/λ ये हो गया।
ये टर्म ज़ीरो होगा क्योंकि e टू द पावर माइनस इन्फानाइट 1/e⁻⁴ इन्फानाइट होगा और 1/∞ ज़ीरो को टेंड करता है। तो ये ज़ीरो हो गया, माइनस माइनस कैंसर। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला टाउ इक्वल्स टू 1/λ। तो 1/λ, यहाँ पर बाय लैम्बडा कहाँ पर हमने देखा था, थोड़ा याद करो। 0.693/λ कुछ याद आ रहा है, ये था टी हाफ लाइफ। थोड़ा मिटा दूँ यहाँ से। टी हाफ लाइफ था 0.693/λ। तो हम बोल सकते हैं टी हाफ लाइफ इक्वल्स टू 0.693 इंटू टाउ, दैट इज़ मीन लाइफ। तो हाफ लाइफ मीन लाइफ से कुछ ऐसे रिलेटेड है। तो ये चीज़ शायद क्लियर हो गया आपके लिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लैम्बडा क्या है। यहाँ पर हम लैम्बडा के बारे में तभी से बात कर रहे हैं, पर हम लैम्बडा को समझने में थोड़ा कम डिस्कस किया है। लैम्बडा के बारे में बात करते हैं। तो n इक्वल्स टू n0 e⁻⁻λt, सही है। अगर मैं यहाँ पर t को 1/λ पुट कर दूँ तो क्या होगा। t को अगर 1/λ पुट कर दूँ तो n इक्वल्स टू n0 e⁻⁻1, सही है। तो यहाँ पर e⁻⁻1 का क्या मतलब, 1/e। e को अगर मैं वैसे देखूँ तो n इक्वल्स टू n0/e। तो यहाँ पर लैम्बडा क्या है, जब टाइम 1/λ मतलब रेसिप्रोकल ऑफ दिस कांस्टेंट होगा, तब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई रिमेन कितना होगा, इनिशियली जितना रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई था डिवाइडेड बाय ई, जिसका वैल्यू निकल कर आता है 0.36 n0, मुझे जितना याद है। तो ये इसका मतलब क्या है, 36% न्यूक्लियाई हमारे पास 36% न्यूक्लियाई हमारे पास बचा होगा जब टाइम 1/λ होगा। मतलब लैम्बडा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम where the radioactive nuclei remain will be equals to 36% of the initial amount taken, that is initial amount of radioactive nuclei taken. तो 36.8 आई गेस 36.8% है, आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। तो ये है लैम्बडा। तो अभी इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते। तो क्वेश्चन में बताता है हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स, टी हाफ इज 20 मिनट्स। अप्रोक्सीमेट इंटरवल बिटवीन T2 when 2/3 of it has decayed and T1 when 1/3 had decayed is। मतलब T1 और T2 में मतलब टाइम में इंटरवल कितना है हमें वो बताना है। जब यहाँ पर टी हाफ लाइफ 20 मिनट है और T2 टाइम पर 2/3 भाग न्यूक्लियर डिके हो चुका है और T1 पर 1/3 डिके हो चुका था। तो इसे देखते हैं। तो हमें क्या पता है, हमें एक अच्छा खासा फॉर्मूला पता है, n इक्वल्स टू n0 e⁻⁻λt पता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, e⁻⁻λt को रखते हैं इक्वल्स टू n/n0 लेते हैं। तो इस इक्वेशन में ये दो वैल्यू पुट करते हैं,
ई टू द पावर माइनस लैम्डा T1 इक्वल्स टू n यहाँ पर कितना होगा 2/3 T1, हाँ 1/3 डिको हो चुका है, मतलब n0 अगर कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस 1/3/n0 इक्वल्स टू 2/3। वैसे ही ई टू द पावर माइनस लैम्डा T2 क्या होगा 1 माइनस 2/3 इक्वल्स टू 1/3। तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास अभी। तो हम क्या करते हैं ना, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो ये कितना होगा ई टू द पावर माइनस लैम्डा T1 बाई ई टू द पावर माइनस लैम्डा T2 इक्वल्स टू 2, 3 3 कट जाएगा, 2 रहेगा। तो इसे अभी क्या करते हैं ना, ये दोनों सेम है, तो इसे अभी हम लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस लैम्डा T1, ऊपर जाने पर प्लस लैम्डा T2 होगा, तो माइनस लैम्डा कॉमन लेने पर माइनस T2 होगा। सही है, इक्वल्स टू 2। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, फिर हम दोनों तरफ लॉन ले लेते हैं। लॉग समथिंग विथ बेस सी इक्वल्स टू लॉन वाई, मतलब लॉग ई लॉग बी बेस सी अगर लेते हैं तो वो लॉन बी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर हम लॉन ले लेंगे डायरेक्ट, ई टू द पावर ई, हाँ लॉन ले लिया तो ई नहीं रहेगा, माइनस लैम्डा T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 2, माइनस अंदर ले लेते हैं, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 2 बाय लैम्डा तो हाँ यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर अगर लॉन लिया यहाँ पर भी लेंगे लॉन 2 बाय लैम्डा। ये फॉर्मूला कुछ देखा लग रहा होगा, तो लॉन 2 को हम लॉग बेसी 2 बोल सकते हैं बाय लैम्डा, तो इसे हम बोलते थे टी हाफ लाइफ। और यहाँ पर क्वेश्चन में टी हाफ लाइफ हमें गिवन क्या था 20 मिनट्स, राइट। तो इसे ही हम सॉल्व करके बोलते थे कि लॉग 2.303 इंटू लॉग 2 बाय लैम्डा इक्वल्स टू 0.693 बाय लैम्डा। हो सके तो इस वैल्यू का आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन करने में अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो आपकी मेहनत हमेशा आपको मतलब उच्च लेवल पर लेके जाएगी। वैसे ही हेनरी बेक्यूरेल, मैरी क्यूरी, पियर क्यूरी, रदरफोर्ड, इन्होंने इस न्यूक्लियर के रिसर्च पे बहुत मेहनत की थी, इसलिए उनके नाम पर ही रेडियो एक्टिविटी जो शो करने की जो यूनिट है उनके नाम पर ही रखा गया। जैसे कि अगर एक डिसइंटीग्रेशन 1 सेकंड में होता है तो उससे हम उस डिसइंटीग्रेशन के रेट को बेक्यूरेल से नापते हैं। तो 1 बेक्यूरेल मीन्स 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, और क्यूरे है 3.7 इंटू 10 टू द पावर 7 बेक्यूरेल, मतलब 3.7 इंटू 10 टू द पावर 7 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। वैसे ही रदरफोर्ड है 10 टू द पावर 6 बेक्यूरेल मीन्स 10 टू द पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो अभी हमने अच्छे खासे फॉर्मूले सब जान लिए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो तब तक पढ़ाई करते रहे, अच्छा इंसान बने रहे। सही रास्ते पर चलने पर कोई गलत हो ही नहीं सकता, तो इसलिए आपका काम है अभी पढ़ाई करना और एक अच्छा इंसान बने रहना, तो वही करते रहें। थैंक यू।